हाँ जी, यस प्लीज। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बेटा, अभी हम एक नया शुरू कर रहे हैं रिवीजन क्लासेस। ठीक है, ये रिवीजन क्लासेस मैं आपको पहले बता दूं, जो हमने सारा सिलेबस किया है उसी को अब हम एक जैसे एग्जाम से पहले या एग्जाम से पहले वाले दिन, या आप ये कहो कि आपने एक बार सारा कर लिया है और एक बार आपको रिवाइज करना है, तो आप इनको गो थ्रू होते चले जाओ। ठीक है, तो ये हर टॉपिक का मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ बेसिकली। और मोस्ट पार्ट जो होगा वो थ्योरेटिकल और केस स्टडीज पर। प्रैक्टिकल तो हम क्लास में कर ही चुके हैं, तो प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा और क्वेश्चंस आप टिक करते चले जाना कि भाई आप ये वाले क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट शुरू करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, इस टॉपिक में सिर्फ आपको रिवीजन समझते जाना है, नोट्स आप साथ में रखना। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली है और वो ये रिवीजन लेक्चर अगर देख रहे हैं तो प्लीज आप ये नोट्स हमारी साइट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, हमारी साइट है stargate.net.in। साइट से आप प्लीज ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर लेना सारे नोट्स। ठीक है, और नोट्स साथ में रखोगे तभी रिवीजन का फायदा होगा। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराता जा रहा हूं फटाफट से। ओके, देखिए सबसे पहला है वैल्यू चेन एनालिसिस। मतलब इस टॉपिक में हमें क्या क्या समझना है, वैल्यू चेन एनालिसिस समझना है, पोर्टर के 5 मॉडल समझने हैं, और इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर समझना है, और केस स्टडी समझनी है प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी पर। ठीक है, चलिए फटाफट देखिए वैल्यू चेन एनालिसिस क्या कहते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो हमें ये आइडेंटिफाई करके दे कि कंपनी में कौन कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडेड है, कौन कौन सी एक्टिविटी नॉन वैल्यू एडेड है। वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो होती हैं जो हम इनकर करते हैं कॉस्ट, और कस्टमर उसके लिए तैयार होता है, हाँ हाँ ये मैं पे करने को तैयार हूं, वो कहलाती है वैल्यू एडेड एक्टिविटी। ठीक है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी वो होती हैं जिसमें हम तो कॉस्ट इनकर करें, कस्टमर कह रहा है भाई मुझे कोई इसकी अब जरूरत नहीं है, द कस्टमर वुड नॉट लाइक टू पे एनीथिंग फॉर द कॉस्ट इनकर्ड बाय अस, वो कहलाती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। जैसे स्टोरेज कॉस्ट हो गया, अननेसेसरी इंस्पेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो कॉस्ट होती है हमारी अननेसेसरी कॉस्ट होती है, कस्टमर कहता है इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वो पे करने को तैयार नहीं होता। तो हमारा काम क्या होता है, उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी हैं और वैल्यू एडेड, ताकि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को कम और खत्म किया जा सके और हम अपने रिसोर्स को वहां से नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी से वैल्यू एडेड एक्टिविटी में डाइवर्ट कर सके। क्लियर पार्ट बेटा, सिर्फ आपको सुनते जाना एक बार और आप इसको रीड करते दिमाग में बिठाते चले जाना। कोई भी कंपनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है चाहे वो सर्विस है, ठीक है, दोनों कंपनी में वैल्यू चेन एनालिसिस को हम एनालाइज करते हैं। ओके, वैल्यू चेन एनालिसिस एक सिस्टम है हमारा जो हमें ये गाइड करता है कि भाई ये वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है। ओके, हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्री मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्री मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, डिजाइन प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है, कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है आफ्टर सेल सर्विस, यानी प्रोडक्ट को बना दिया। तो अब सोचो जब आपने प्रोडक्ट बना दिया, मतलब ये सारी एक्टिविटीज कैसी हैं, ये सारी एक्टिविटीज कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंस नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक एक्टिविटी की परफॉर्मेंस दूसरे पर निर्भर करती है। दीज एक्टिविटीज आर नॉट, these activities are interdependent not independent because the performance of one affect the performance to other। जैसे हमने डिजाइन करा, अच्छा डिजाइन नहीं करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं होगी, अच्छा डिजाइन करा अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करी तो अच्छी सेल होगी। बट अगर आपने सेल करके आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी कि भैया कस्टमर आया तू कौन और मैं कौन, तो वो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, ना ही वो किसी और को भेजेगा, तो इसका मतलब वो चेन रिवाइज नहीं होगी। इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। राइट, ये वैल्यू क्रिएट करती है। ठीक है, अब पोर्टर ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक प्राइमरी एक्टिविटी, एक सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन होती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी वो होती हैं जो एंसिलरी, जो सहायक होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज के लिए। तो प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है, देखो चार्ट में। प्राइमरी एक्टिविटी में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, मटेरियल को लेना, रखना और भेजना। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, मटेरियल को लेना, रखना और भेजना, राइट, यानी इनबाउंड लॉजिस्टिक कहलाता है, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, सेकंड आता है कन्वर्शन यानी ऑपरेशन,
भाई सबसे पहले क्या हुआ, रॉ मटेरियल को लिया, रखा, प्रोडक्शन में भेजा, फिर प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया, कैसे बनाया, मशीन से बनाया, असेंबली से बनाया, पैकिंग करा, तो वो कहलाएगा ऑपरेशन। क्लियर है। थर्ड कहलाएगा हमारा आउटबाउंड, मतलब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउस तक गया, वेयर हाउस से कस्टमर के पास गया, ये सारा कहलाता है हमारा आउटबाउंड लॉजिस्टिक, यानी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन से लेकर वेयर हाउस में रखना, वेयर हाउस से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर शेड्यूलिंग, दैट इज कॉल्ड कि भी कौन कौन सी वैन जाएगी, ठीक है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर को शेड्यूल करना, ठीक है, तो हम कहते हैं फिनिश गुड्स को लेकर रखना, भेजना। ओके, लास्ट में आता है मार्केटिंग, मतलब प्रोडक्ट को अवेयर करना, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, कस्टमर को अवेयर करना कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हमारे प्रोडक्ट के लिए ये प्राइस है, तो कस्टमर को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी प्राइसिंग के लिए, यानी मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना। लास्ट में आता है आफ्टर सेल सर्विस, राइट, सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट बेच दिया, अब उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट करो, कस्टमर कहता है कि खराब प्रोडक्ट है, हमने कभी रिप्लेसमेंट कर दिया, उसकी कोई कंप्लेंट है वो हैंडल करना, राइट, ये सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, प्राइमरी एक्टिविटी। क्लियर हो गया। सेकंड, सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी सेकेंडरी में क्या आता है, सपोर्ट, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, मतलब मटेरियल को परचेज करना, लेबर को अपॉइंट करना, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल को खरीदना, प्रोक्यूरमेंट का मतलब परचेज ऑफ मटेरियल, सप्लाईज, मशीन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वेंडर, ओके, एचआरडी यानी प्रोक्यूरमेंट ऑफ लेबर, लेबर को रखना, अपॉइंट करना, प्रमोशन करना, सिलेक्शन करना, ओके, टेक्निकल, मटेरियल को जब प्रोडक्ट में बनाएंगे तो उसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो वो कहलाएगा टेक्निकल। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीन, बिल्डिंग, प्लानिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। क्लियर हो गया पार्ट, एक बार फटाफट बता दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी में क्या आ जाएगा, मटेरियल को लेना, रखना, भेजना, इनबाउंड, मटेरियल रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, फिर ऑपरेशन यानी कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, मशीन के द्वारा होगा, असेंबली के द्वारा होगा, पैकिंग होगी, मटेरियल आया, बन गया, प्रोडक्ट कहां पर आ गया, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेकर वेयर हाउस तक भेजना, वेयर हाउस से रखना, वेयर हाउस से लेकर कस्टमर के घर तक पहुंचाना, डिलीवरी, शेड्यूलिंग, राइट, फिर मैन्युफैक्चर, फिर मार्केटिंग और सेल, यानी कस्टमर को अवेयर करना अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी प्राइसिंग के बारे में, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड आफ्टर सेल सर्विस, यानी कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, यहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, अगर प्रोडक्ट के चलने में या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिप्लेस भी कर देंगे, दैट इज कॉल्ड सेल सर्विसेज। ठीक है, सेकेंडरी में क्या बताया आपको, मटेरियल को लेना मतलब परचेज करना, रखना नहीं, परचेज करना, हाउ टू परचेज, कौन सा सप्लायर बेटर है, राइट, सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, उनसे रिलेशन, एचआरडी प्रैक्टिकली रिलेशन प्राइमरी में आएगा, बस सिलेक्ट करना सप्लायर को, राइट, परचेज करना, ठीक है। एचआरडी का मतलब प्रोक्यूरमेंट ऑफ लेबर, यानी अपॉइंटमेंट करना लेबर की, उनको सिलेक्ट करना, उनका प्रमोशन करना। ओके, टेक्नोलॉजी, मटेरियल को प्रोडक्ट में बनाने के लिए जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मशीन इस्तेमाल करते हो वो, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लानिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट। ओके, तो ये हमारी थी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज, राइट। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस। चलिए सेकंड आता है बेटा पोर्टर्स 5 मॉडल। ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हमारी इसलिए बेनिफिशियल नहीं है कि ग्रोइंग है, याद सुना, मतलब एक इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिटेबल होगी। तो कोई भी इंडस्ट्री में आप पैसा लगाने से पहले पोर्टर ने कहा था कि मैं आपको 5 एनालिसिस दे रहा हूं, उसको बोलते हैं पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस, राइट। उसमें ये कहा था सबसे पहले बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर का मतलब कस्टमर होता है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर का मतलब हु सप्लाई द गुड्स, यानी स्टाफ भी कह सकते हैं। ठीक है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और राइवल की कंपटीशन, यानी इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन ऑफ राइवल। तो सबसे पहले बात करें बायर, ध्यान सुनना, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर का मतलब कस्टमर। बिल्कुल सिंपल है, अगर कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। बार्गेनिंग पावर का मतलब किसका हाथ बड़ा है, मतलब कौन दूसरे को दबा रहा है।
बार्गेनिंग पावर का ना नेगोशिएशन, यानी बायर यानी कस्टमर कहता है मैं इतने में नहीं इतने में खरीदूंगा, नेगोशिएशन। तो अगर वो 1 यूनिट खरीद रहा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, ज्यादा यूनिट खरीद रहा है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, यानी वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो मुझे ऐसी इंडस्ट्री में देखना है, मतलब उस जिस इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा हूं, मुझे ये देखना है कि क्या उस इंडस्ट्री में बायर डोमिनेट करता है क्या। वो बायर कब डोमिनेट करेगा, जब वो बायर बल्क में सामान खरीदता होगा, राइट भाई। तो मुझे ये देखना पड़ेगा, फिर तो भाई बायर प्राइस को इन्फ्लेट करेगा, मेरा प्रॉफिट कम होगा कहीं ना कहीं। भाई जैसे टीवी है, फ्रिज है, तो ये बायर कैपिटल गुड्स है, ये ज्यादा नहीं खरीदता है, ठीक है। छोटी मोटी चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं, बिस्किट्स हैं, पेन हैं, ये चीजें वो ज्यादा मात्रा में खरीदता है। तो ऐसी इंडस्ट्री में हमेशा कस्टमर नेगोशिएट पावर ज्यादा रखते हैं। क्लियर हो के पार्ट। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्योंकि वो प्राइस को इन्फ्लेट कर देते हैं, राइट, मेरा प्रॉफिट कम होता है। तो जाने से पहले 10 बार सोचो, मतलब इन पॉइंट को एनालाइज करो। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर कौन होता है, हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लायर कौन होता है, जैसे स्टाफ, क्योंकि स्टाफ सर्विसेज देता है, सप्लायर गुड्स देता है। अगर मार्केट में एक से ज्यादा सप्लायर हैं तो मेरी बार्गेनिंग पावर होगी ज्यादा, उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, समझ रहे हो। अगर सप्लायर बाजार में एक से ज्यादा हैं तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कम होगी, यानी वो कम बहस कर पाएगा, अभी मैं तो किसी और से भी ले लूंगा। यानी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग द सप्लायर इज वेरी लो, देन द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज आल्सो टू लो। और अगर सप्लायर जो मटेरियल मुझे दे रहा है वो बहुत स्केर्स है, मतलब बहुत लिमिटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, समझ गए। अगर वो मटेरियल जो मुझे दे रहा है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और लिमिटेड है, तो वो नखरे दिखाएगा, यानी ज्यादा दाम पर बेचेगा, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। क्लियर हो की बात। देख, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब अगर जो प्रोडक्ट मैं बाजार में बेच रहा हूं इजीली सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, जैसे चाय है तो उसका सब्स्टिट्यूट कॉफी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भैया, मेट्रो नहीं है तो नॉर्मल बसेस, ठीक है, ऑटो, तो उस केस में क्या होता है कि प्राइजेस हमें कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ती है, हमारा प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होता है। क्लियर है। अगर जो प्रोडक्ट हम सब्स्टिट्यूट ले पा रहे हैं, मतलब कस्टमर इंटॉलरेंस है, ठीक है, भाई तुम नहीं तो और नहीं और नहीं और सही, तो उस केस में प्राइस इन्फ्लेट होती है, हमारा प्रॉफिट कम होता है, हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, यानी नया आने की धमकी देता रहता है। जिस बिजनेस में हमेशा कॉस्ट कम होगी, जिस बिजनेस में इकोनॉमिक ऑफ स्केल को ऑलरेडी प्राप्त कर लिया होगा, राइट, उसमें हमेशा अगर हम ये कहेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब होता है कि एंट्री हमेशा फ्री होगी, कोई बैरियर नहीं होगा, यानी आने वाले के लिए थ्रेट हमेशा बना रहेगा, यानी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हाई होगा, एंट्री इजी होगी, किसमें, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा रिटर्न होगी, राइट, कॉस्ट उसकी कम होगी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं ऐसे बिजनेस में जिसने ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को बात कर लिया है, जिसने सारे लुक्रेटिव ऑफर कस्टमर को दे दी, जैसे जियो, तो उसमें नए की धमकी कम होगी, राइट भाई, उसमें एंट्री टू न्यू कस्टमर न्यू कंपनी बैरियर होगा, राइट। या ये कह सकते हैं हैवी कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, रेलवे हो गए, इनमें अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है तो एंट्री टफ होती है, राइट, तो उसमें थ्रेट हमेशा कम होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जिस बिजनेस में जा रहे हैं उस बिजनेस में क्या एंट्री आसान है, क्या एंट्री मुश्किल है, राइट भाई। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एंट्री आसान है या मुश्किल है, राइट भाई। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर हम ये बात करें, कोई भी इंडस्ट्री जिसमें थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट लो होगी वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है उस इंडस्ट्री के जिसमें नई एंट्री इजीली हो। क्यों सर, इस लाइन को ध्यान से समझ लो जरा। सर वो इंडस्ट्री जहां पर न्यू एंट्रेंट लो होगी, राइट भाई, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, मतलब नए के आने की धमकी कम होगी, वो मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि नया बहुत कम आएगा, ठीक है। और जिसमें आए दिन कोई भी नया आ जाता है, कोई भी इजी टू एंटर इजी टू आउट, तो उसमें सर फिर क्या होगा कि इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरे को हाई कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, राइवलरी अमंग द फर्म। अगर मैं उस बिजनेस में काम कर रहा हूं जिसमें ऑलरेडी कई सारे कंपटीटर हैं, यानी इक्वल टाइप ऑफ प्रोडक्ट विद द सेम क्वालिटी सेम साइज भेज रहे हैं, यानी कोई भी एक मार्केट को डोमिनेट नहीं कर रहा है, तो वहां पे परफेक्ट कंपटीशन होता है, ठीक है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई वहां पर क्या
सिचुएशन है, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मुझे वहां पर कट थ्रोट कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, राइट। तो ये वहां पर होता है जहां पर फर्म्स ज्यादा होती हैं और इक्वल साइज की होती हैं, बहुत कैपेसिटी अभी भी स्पेयर पड़ी होती है, ठीक है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप अपना प्रोडक्ट डिफरेंट करके बेच पाओगे। हो गया क्लियर? तो दीज आर द 5 फोर्स ऑफ पोर्टर मॉडल। एक बार फटाफट बता दूं। सबसे पहला बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, क्या कहता है, बायर का मतलब कस्टमर। अगर कस्टमर बल्क में खरीदता है, उसका नेचर ऐसा है, तो हमेशा उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, वो हमेशा नेगोशिएट करेगा, प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा, मेरा प्रॉफिट हमेशा कम होगा। अगर वो बल्क में नहीं खरीदता है, कम क्वांटिटी खरीदता है, क्योंकि नेचर ऐसा है, तो हमेशा एक फिक्स प्राइस होगा, उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। जैसे टेलीविजन सेट हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, अभी तो ना कि 10-15 इकट्ठे खरीदेगा, वो कम खरीदेगा, ठीक है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी। पेन है, पेंसिल है, बिस्किट है, वेजिटेबल्स हैं, तो ये थोड़े ज्यादा खरीदता है वो, तो उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा बनी रहती है, राइट। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर का मतलब वेंडर, वेंडर का मतलब हो सकता है स्टाफ भी हो, जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। अगर सप्लायर कम है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, या वो जो मेटेरियल मुझे दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा, यानी वो नखरी दिखाएगा कि अगर मैं अच्छे से अच्छे दाम पर आपको देना चाहूंगा, मैं क्यों कम दाम पर दूं, तो मेरी परचेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेरा प्रॉफिट कम होगा। बट अगर सप्लायर ज्यादा है तो उनकी बार्गेनिंग पावर कम होगी और हम उनसे ज्यादा नेगोशिएट कर पाएंगे, राइट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर बाजार में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, क्योंकि कस्टमर इंटॉलरेंस है, वो कहेगा ये नहीं ले सकते, मैं दूसरे पे चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन है, अगर भाई मेट्रो नहीं है तो बसेज है, बसेज नहीं है तो ऑटो है, तो अगर डिफरेंट आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, राइट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, यानी नया आने की हमेशा धमकी देते रहता है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, जिसमें लो कॉस्ट है, जिसमें ऑलरेडी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से हम ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी हमने लगाई है उसमें आरओआई बहुत अच्छी आ रही है, तो इसके वाले उसमें हाई प्रॉफिट आता है, उसमें एंट्री हमेशा इजी होती है, नो बैरियर टू द एंट्री, तो उसमें हमेशा थ्रेट ज्यादा होती है, बनस्पत इसके कि जिसमें हाई कैपिटल एम्प्लॉयड हो, उसमें जैसे मान लो रेलवे है, जैसे मान लो एयरक्राफ्ट है, तो उसमें एंट्री टू द न्यू हमेशा बैरियर होता है। या हम ये कह सकते हैं जैसे जियो है, उसने ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को प्राप्त कर लिया है, उन सारे लिक्विडिटी ऑफर कस्टमर को दे दिए हैं, तो उस केस में न्यू की एंट्री हमेशा टफ होगी, थ्रेट हमेशा कम होगी, राइट भाई। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन राइवलरी, इसका मतलब ये कहते हैं हम कि उस कंपनी में जहां पर, मतलब उस इंडस्ट्री में जहां पर कोई एक डोमिनेट नहीं करता है, उस इंडस्ट्री में जहां पर कई सारे फर्म होती हैं, तो वहां पर कंपटीशन कट थ्रोट कंपटीशन होता है, वहां पर अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, टू मेनी फर्म्स होती है, सबका प्रोडक्ट एक जैसा होता है मोर और लेस, और क्वालिटी में भी सब एक जैसा होता है, तो वहां पर कट थ्रोट कंपटीशन होता है, राइट। तो वहां पर हाई एग्जिट बैरियर होता है, बहुत जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। दीज आर द 5 फोर्स मॉडल। यहां तक क्लियर हो गया पार्ट बेटा? चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखो अभी हमने करा है पोर्टर के 5 मॉडल, अब उसके बेस पर हम करते हैं केस स्टडी, ठीक है। ये ध्यान रखना, केस स्टडी आपको बड़े ही रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ये है कि उस क्वेश्चन को, केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है, और ये नहीं है कि आंसर पढ़ लिया, इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो हमने याद कर लिया, ध्यान में रखना है, नहीं, आपको क्या करना है, उस केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना है, और फिर ये सोचना है कि कंपनी के सामने ये प्रॉब्लम आई है, उन्होंने मुझे दी, और मुझे अपना व्यू बताना है इसके अंदर, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। आप अपना क्रिएटिव, अपना इनोवेशन, अपने थॉट बताओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, वो कहलाता है हमारा सही आंसर, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, WDG इज ए फैमिली ओन बिजनेस, ओके, फैमिली ओन बिजनेस है, द फैमिली ओन्स 80% ऑफ शेयर्स, ठीक है, द रिमेनिंग 20% इज ओन्ड बाय 6 नॉन फैमिली शेयर होल्डर्स, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसमें मामा, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, सबका 80% है, और जो 20% है वो दूसरे लोग हैं, ठीक है। इट मैन्युफैक्चर्स कार्डबोर्ड बॉक्सेस, डब्बे बनाते हैं, तो ध्यान से, क्या बनाते हैं, डब्बे, किसके लिए, कस्टमर के लिए, जो कि अपने शूज पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, क्रैकर्स एटसेट्रा, मतलब मैं डब्बे बनाता हूं, बॉक्सेस, ओके, जो कस्टमर उन बॉक्सेस में क्या करते हैं, अपने शूज पैक करते हैं, कपड़े पैक करते हैं, क्रैकर्स पैक करते हैं। नाउ द बोर्ड इज कंसिडरिंग, बोर्ड का मतलब मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टू ज्वाइन द पेपर ट्यूब मार्केट, राइट। अभी मैं क्या बना रहा हूं बेटा, बॉक्स, अब मैं सोच रहा हूं कि एक ट्यूब आती है, पेपर ट्यूब, उस मार्केट को मैं शुरू करूं, पेपर ट्यूब आल्सो नोन एज कार्डबोर्ड ट्यूब, यानी मैं कार्डबोर्ड ट्यूब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बॉक्स तो बनाकर बेच ही रहा था,
अब मैं ट्यूब बनाने की बात और कर रहा हूँ, दैट आर सिलेंड्रिकल शेप, कंपोनेंट दैट आर मेड विद द कार्डबोर्ड, ठीक है, ये एक ट्यूब है कार्डबोर्ड की जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। पेपर ट्यूब कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस, सर इसके बहुत सारे फंक्शन होंगे, ठीक है। पेपर ट्यूब आर यूजुअली ऑर्डर्ड इन बल्क बाय द मैनी इंडस्ट्रीज, ये ध्यान से समझना, क्या कह रहे हैं, पहली बात क्या आ गई, ये जो पेपर ट्यूब मैं बनाऊंगा, यानी इसने अब दिमाग चलाते रहो अपना कि सर एक कंपनी है, रेगुलर काम कर रहे हैं, डब्बे बनाकर बेच रहे हैं, अब मैं एक नई इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री में, पेपर ट्यूब। वो पेपर ट्यूब जब बना के दूंगा तो कैसा है, कोई टीवी है क्या, कोई वॉशिंग मशीन है क्या जो कस्टमर एक ही खरीदेगा, नहीं, ये पेपर ट्यूब मल्टीपर्पज है तो कस्टमर बल्क में खरीदेगा, समझ गए बात भाई। तो यहां से समझ में आ गया कि जब वो बल्क में खरीदेगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। मैनी इंडस्ट्री का कस्टमर दैट रियली पेपर ट्यूब इंक्लूडेड फूड प्रोसेसिंग, शिपिंग एंड पोस्टल सर्विसेज, ये उसके उपयोगी हैं। वो पेपर ट्यूब वो कहां कहां इस्तेमाल कर सकता है, मटेरियल हैंडलिंग में इस्तेमाल कर सकता है, फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल कर सकता है, शिपिंग में, पोस्टल सर्विसेज में, पेपर में, पैकेजिंग में, कई जगह इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो बल्क में खरीदेगा। तो सबसे पहली बात क्या आ गई, कस्टमर विल परचेज द क्वांटिटी इन बल्क, तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई हो गई, यहीं से समझ में आ रहा है। द पेपर ट्यूब कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 to 3% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश प्रोडक्ट। समझ के क्या कहना चाह रहा है भाई, मेरा प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर क्या कह रहा है, मान लो फूड प्रोसेसिंग है, ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग या कोई पोस्टल सर्विस है, वो इस पेपर ट्यूब में पैक करेगा, तो पेपर ट्यूब कितने की है, 2 रुपए की, टोटल कॉस्ट 10 रुपए की, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस पेपर ट्यूब की कॉस्ट टोटल कॉस्ट का मुश्किल से 1 या 3% है, नहीं 100 रुपए की अगर कॉस्ट है तो 3 रुपए की पेपर ट्यूब की कॉस्ट है, मतलब 30 नहीं 3%। द इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए इसका ना बल्क में परचेज करेगा वो। अच्छा, द पेपर ट्यूब आर मेड इन द मशीन ऑफ डिफरेंट साइज, ये पेपर ट्यूब कैसे बनेगी, मशीनों पर बनेगी, लो कॉस्ट मशीन है, इतना अमाउंट जीएसटी इतना, और एक ऑपरेटर इसमें चाहिए, ठीक है, 2 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए, वो भी उसको अनट्रेन्ड वाले को, जो थोड़ा समझदार होगा उसको कम समय चाहिए। सच मशीन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, स्पेशल पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग पेपर एंड दिस पेपर रिमेन शॉर्ट। अब यहां से 2 बातें क्लियर हो गई, एक तो इस पेपर ट्यूब को बनाने में जो इनपुट चाहिए वो शॉर्ट सप्लाई है, तो यानी सप्लायर नखरे दिखाएगा, यानी सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई हो गई, समझ गए बात भाई। बट दूसरी बात आती है कि मैं उस मशीन पर बनाऊंगा जो बहुत सस्ती है और जो बहुत ज्यादा ट्रेन देने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है, नहीं भी, लो कॉस्ट एंट्री टू द मार्केट, हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, समझ में आ रही है बात। प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर ट्यूब, यहां तक क्लियर हो गया भाई, यहां तक दिमाग में अब विजुअलाइज तो करते जा रहे हैं ना कि भाई जो मैं एक कंपनी है रेगुलर प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, हम दूसरे में एंटर करना चाहते हैं, तो पोर्टर के 5 मॉडल उसी के लिए हैं कि जब आपको नया बिजनेस नई इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, जो इंडस्ट्री में है उसमें तो डिसीजन ले चुके हैं ना, अब डिसीजन लोगे नई इंडस्ट्री के लिए, तो जिसमें जाना चाहते हैं वहां की बात कर रहा है कि कस्टमर बल्क में खरीदेगा, ठीक है, तो जब कस्टमर बल्क में खरीदेगा तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी। जिस मशीन पर बनाऊंगा उस मशीन की कॉस्ट बहुत सस्ती है, 2 दिन की सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, तो यहां से समझ में आ गया कि नए ज्ञान की धमकी हमेशा बनी रहेगी, प्रॉफिटेबल है, बट जो मटेरियल में लगाऊंगा वो शॉर्ट सप्लाई में है, तो इसलिए सप्लायर नखरे दिखाएगा। ओके, चलिए, प्रेजेंटली 5 मेजर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर ट्यूब हैव ए टोटल मार्केट शेयर ऑफ 75%, ऑफर प्रोडक्ट रेंज विच आर सिमिलर इन साइज एंड क्वालिटी, यानी प्रेजेंटली अभी जिस मार्केट में मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूं, देखो एक एक पढ़ करके लिंक बनेगा, ऐसा नहीं कि फटाफट पढ़ लोगे। प्रेजेंटली यानी मैं अभी क्या कर रहा हूं, कार्डबोर्ड बॉक्स बना रहा हूं, डब्बे बना रहा हूं, और पेपर ट्यूब में मैं एंटर करना चाहता हूं, तो जिस पेपर ट्यूब में मैं एंटर करना चाहता हूं वहां पर पांच लोग हैं, ठीक है, जिनका शेयर कितना है, 75% है, क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट है। मार्केट लीडर करंटली हैज 24% शेयर एंड 4 रिमेनिंग कंपटीटर्स होल्ड इतने, उन पांचों में एक मार्केट लीडर है जिसका शेयर 24% है और बाकी चारों को 12.75, तो 12.75 इंटू 4 प्लस 24%, 75% हो गया। एनुअल ग्रोथ 3% की है, तो यहां से समझ में आ रहा है क्या कि भाई हमारे पास कैसा कंपटीशन है, एक हाई कंपटीशन, हाँ जी, क्या कह सकते हैं, राइवलरी अमंग द कंपटीशन हाई है। करंट रिपोर्ट इनसाइट ऑन ग्लोबल एक्टिविटीज फॉरेन बेस्ड एमएनसी रिलीज द न्यूज दैट, एक फॉरेन कंपनी है, नाउ एमएनसी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड देयर पैकेजिंग ऑपरेशन इन ओवरसीज
मार्केटेड बाय इंस्टॉलिंग ऑटोमेटेड मशीन टू प्रोड्यूस पेपर ट्यूब ऑफ एनी साइज। मतलब एक बाहर की कंपनी है कोई, ठीक है, एमएनसीज, वो भी इस मार्केट में आना चाहते हैं। चलिए, अनदर कंपनी है एचईजी, हमारी है डब्ल्यूडीजी, दूसरी है एचईजी। ये स्मॉल however increasing range of plastic tube बनाते हैं which are capable of housing small product such as foil and paper based। हम पेपर ट्यूब बना रहे हैं, दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, वो प्लास्टिक ट्यूब बनाते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। These tubes are on average 15% more costly than the equivalent size। और ये हमारे से 15% थोड़ी सी महंगी है। तो थोड़ा सा एक लिटिल थ्रेट हो गया, राइट। चलिए, अब क्या पूछ रहा है आपसे वो, हाँ जी, assess whether company should join paper tube market as a performance improvement strategy। क्या हमें पेपर ट्यूब को ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो जब भी हम कोई नई इंडस्ट्री को ज्वाइन करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, माइकल पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल, राइट भाई। सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, माइकल पोर्टर के 5 मॉडल। क्लियर है पार्ट। देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे वो, कि पेपर ट्यूब में हमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कहोगे, किसी भी इंडस्ट्री में ज्वाइन करने से पहले हमें उस इंडस्ट्री के 5 चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं है कि बस ग्रोइंग है तो हम उसको उसमें एंटर कर जाएं। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या समझते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की थ्रेट और एंट्री टू द न्यू थ्रेट, मतलब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और कंपटीशन ऑफ राइवलरी। ये पॉइंट है। अब इसको इसमें ध्यान से समझते हैं। कहां से, देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है वो, कि सर जो मशीन आप लगाओगे वो बहुत सस्ती है और उसमें ट्रेनिंग की जरूरत सिर्फ 2 दिन की है, तो इस वजह से लो कॉस्ट है। तो जब लो कॉस्ट है तो इसका मतलब न्यू एंट्रेंट की थ्रेट ज्यादा होगी। क्लियर बात बेटा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, लो कॉस्ट मशीन, लो कॉस्ट मशीन है ना, और ओनली 2 डेज ट्रेनिंग है, ओनली 2 डेज ट्रेनिंग है, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, इन दोनों रीजन की वजह से हम कहेंगे कि बार्गेनिंग पावर लो कॉस्ट, इसमें हम कहेंगे लो कॉस्ट है। तो इसका मतलब होगा कि एंट्री नई की हमेशा हाई होगी, राइट। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज हाई, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट बिकम्स हाई। क्लियर पार्ट भी, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, समझ में आ गया। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो पेपर बनाने में इनपुट है वो लिमिटेड है, तो सप्लायर का थ्रेट हमेशा, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट कहां से आया, इनपुट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट इज लिमिटेड, देन इट इंडिकेट्स द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज टू हाई। जो सप्लायर हमेशा नखरे दिखाएगा, ठीक है। तो जब सप्लायर नखरे दिखाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्राइस को इन्फ्लेट करेगा, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। होगी दोनों बातें। तीसरी बात, कस्टमर बल्क में परचेज करेगा, कस्टमर हमारा बल्क में परचेज करेगा, ठीक है। तो जब कस्टमर बल्क में परचेज करेगा, राइट, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, और टोटल कॉस्ट का 1 to 3% भी है, ये ना बल्क। तो इसका मतलब जब बल्क में परचेज करेगा तो बायर की बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा होगी, और टोटल कॉस्ट का 1 to 3% उसको मायने नहीं रखता। 3 बातें क्लियर हो गई। फटाफट रिपीट करो इन तीनों बातों का। सबसे पहले, मशीन की कॉस्ट बहुत कम है, ट्रेनिंग 2 दिन की जरूरत है, वो भी अनट्रेन को, इसलिए लो कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये एंट्री ऑफ द न्यू एंट्रेंट इज, रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज वेरी हाई। ओके। दूसरा, जो इनपुट है वो बड़ा लिमिटेड है, तो इसलिए सप्लायर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। तीसरा, कस्टमर बल्क में खरीदेगा तो कस्टमर की जो थ्रेट है, सॉरी, कस्टमर की जो बार्गेनिंग पावर है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वैसे भी टोटल कॉस्ट का एक, मतलब 100 रुपए की प्रोडक्ट है तो उसमें 3 रुपए एम्प्टी, 3 रुपए इसकी कॉस्ट है पेपर ट्यूब की, तो वो कहेगा बल्क में खरीद लो इकट्ठे, राइट भाई। तो इसका मतलब उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट। आगे हम ये कहते हैं कि सर मेजर मैन्युफैक्चरिंग के छोटे छोटे जो प्रोडक्ट है हमारे वो सिमिलर साइज के हैं और क्वालिटी के हैं, राइट भाई। तो इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है, और फिर ग्रोथ भी ज्यादा नहीं है, ग्रोथ भी हमारी ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ परफेक्ट कंपटीशन इसका ज्यादा है, यानी हाई राइवलरी अमंग द कंपटीशन, राइट भाई। हाँ जी। स्लो, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एमएनसी कंपनी का भी थ्रेट हमारा बना रहेगा, यानी मेजर थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट,
राइट, क्योंकि एमएनसी कंपनीज आर कंसिडरिंग टू इंट्रोड्यूस इनटू दिस मार्केट। लिटिल थ्रेट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका लिटिल थ्रेट है, कोई बहुत ज्यादा थ्रेट नहीं है, राइट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि ठीक है एंटर कर सकते हैं, बट चैलेंजेस ज्यादा हैं। तो क्योंकि देखो बार्गेनिंग पावर कस्टमर की भी है, सप्लायर की भी है, मतलब दोनों तरफ से, जहां से खरीद रहे हैं वो भी नखरे दिखा रहा है, जिसको बेच रहा है वो भी नखरे दिखा रहा है, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं है, और मार्केट भी कम परफेक्ट कंपटीशन है। तो अब क्या कहना चाहते हो, देखो ना, आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाह रहे हो जहां पर जो इनपुट है सप्लायर, नहीं, वो भी बार्गेनिंग पावर उसकी ज्यादा है, बेचोगे कस्टमर को, ये भी, इसकी भी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, तो कोई भी नया आने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। हाँ, लिटिल थ्रेट है फ्रॉम अनदर कंपनी, ठीक है, और एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन भी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप कहोगे कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा लुक्रेटिव ऑफर नहीं है, कंपनी को परफॉर्मेंस के लिए कुछ दूसरे ऑल्टरनेटिव पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हो गया? बिल्कुल, एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं। सबसे पहले लो कॉस्ट मशीन, 2 डेज ट्रेनिंग, जिस वजह से इसमें खर्चा कम है, कैपिटल कम है, तो हर एक नई एंट्री के लिए बिल्कुल फ्री है, राइट भाई। दूसरा, इनपुट लिमिटेड है, सप्लायर हमेशा भाव दिखाएगा, सप्लायर का बार्गेनिंग पावर बना रहेगा, ठीक है। कस्टमर बल्क में खरीदेगा तो कस्टमर का हमेशा हाथ ऊपर रहेगा, कस्टमर इन्फ्लुएंस द प्राइस, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा रहेगी। वैसे भी नेग्लिजिबल कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट है उसके डब्बे की कॉस्ट 3% है, राइट भाई। आगे कंपिटिटिव मार्केट है, क्योंकि 75% शेयर होल्ड कर रहे हैं, यानी जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो सिमिलर साइज है और सिमिलर क्वालिटी का है, तो हाई राइवलरी अमंग्स द कंपटीटर है। हाँ, लिटिल थ्रेट फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट है, और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो परचेज कर पाए। तो ये दोनों इतने लुक्रेटिव ऑफर नहीं आ रहे, इसलिए हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी कंपनी इस कंपनी में इंट्रोड्यूस ना ही करे तो बेहतर है, कुछ और परफॉर्मेंस वैल्यूएशन देके। ओके।